हेलो फ्रेंड्स, मैं BL अग्रवाल एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर से। मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 2 थ्योरी की क्लासेस दी थी। ये मेरी 3rd क्लास है थ्योरी की। अपन ने 41 क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में कवर किए थे माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको 42 नंबर के बाद क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 42 नंबर क्वेश्चन है बेटा, राइट नोट ऑन yield curve note। yield curve note बेटा, yield इस कॉन्टेक्स्ट में yield का मतलब है इफेक्टिवली अपन कितने % कमा रहे हैं। किसमें? बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके। अपनी इफेक्टिव इनकम जो रहती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? वो डिपेंड करती है मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस ज्यादा होगी या मार्केट प्राइस अगर बढ़ती जाएगी तो अपनी इनकम बढ़ती जाएगी उसमें परसेंटेज टर्म में अपना, तो अपन बोलेंगे यील्ड बढ़ गया अपना। और अगर मार्केट प्राइस कम होती जाएगी, अगर मार्केट प्राइस कम होती जाएगी बेटा, तो अपन उसको बोलते हैं यील्ड कम हो गया अपना। परसेंटेज टर्म में अपना यील्ड कम हो गया। जैसे आपने 100 रुपए में कोई बॉन्ड परचेज किया है बेटा, और उसकी मार्केट प्राइस बढ़ गई, 110 हो गई, तो अपन उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या बोलेंगे? 10% यील्ड है। यील्ड 100 रुपए में परचेज किया, 110 मार्केट प्राइस हो गई, तो 10% यील्ड हो गया आपका, राइट। और अगर मार्केट प्राइस गिर के 105 हो गई बेटा, तो आपका यील्ड 5% हो जाएगा बेटा। जो पहले 10% था बेटा, वो 5% हो जाएगा। तो ये जो वर्ड है ना, यील्ड कर्व नोट, यील्ड कर्व, कर्व यानी जो अपन एक डायग्राम बनाते हैं बेटा, तो डायग्राम में जो कर्व बनता है अपना, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, और इसमें मैं अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना यील्ड कमा रहा हूं, मैं अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना यील्ड कमा रहा हूं, उसका मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसको अपन बोलेंगे यील्ड कर्व। तो व्हाट इज यील्ड कर्व नोट? यील्ड कर्व नोट जो है ना, उसका मतलब होता है कि एक ऐसा बॉन्ड जिसमें कि इंटरेस्ट रेट, मार्केट का इंटरेस्ट रेट, और आपके बॉन्ड का जो यील्ड है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप रहेगी। मार्केट का इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा, यील्ड कम हो जाएगा। मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम होगा, यील्ड आपका बढ़ जाएगा। तो दैट इज यील्ड कर्व नोट। दिस इज ए स्ट्रक्चर्ड डेट सिक्योरिटी। बेटा, जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, वो आपको एग्जाम में लिख के आने की जरूरत नहीं है। जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है सिर्फ उतना लिख के आइएगा। दिस इज ए स्ट्रक्चर्ड डेट सिक्योरिटी, मीन्स ए डेट सिक्योरिटी विच इज स्ट्रक्चर्ड एज पर इंटरेस्ट रेट। तो ऐसी डेट सिक्योरिटी जिसको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से स्ट्रक्चरिंग किया जाता है, वो हो गया स्ट्रक्चर्ड डेट सिक्योरिटी। इंटरेस्ट रेट के हिसाब से स्ट्रक्चरिंग करने का मतलब है जिसमें इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहे, दैट इज इन स्ट्रक्चर्ड डेट सिक्योरिटी। यील्ड इंक्रीजेस व्हेन प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस। इंटरेस्ट रेट और मार्केट प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है बेटा। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते जाता है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट, जैसे जैसे मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम होते जाता है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड में मार्केट प्राइस बढ़ती जाती है। 2 चीजें ध्यान रखिएगा, 3 चीजें। एक है बॉन्ड में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो फिक्स्ड है। बॉन्ड में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो फिक्स्ड है। एक है मार्केट इंटरेस्ट रेट, एक है मार्केट इंटरेस्ट रेट, और एक है बॉन्ड की मार्केट प्राइस। तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट तो फिक्स्ड है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे गिरेगा ना बेटा, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ती जाएगी। क्योंकि
मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर गिरेगा, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलना है। मान लो 10% इंटरेस्ट वाला बॉन्ड है तो आपको तो 10% इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, मान लो 6% हो गया, 5% हो गया, 4% हो गया, तो जो 10% इंटरेस्ट वाला बॉन्ड है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना बेटा। क्योंकि अगर आप मार्केट में वो पैसा लोन में दोगे आपको 5% ब्याज मिलेगा, और अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड है, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो आपको वो वाला जो बॉन्ड है उसको परचेस करने से आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। मार्केट में लोन दोगे 5% इंटरेस्ट में देना पड़ेगा। एक बॉन्ड 10% इंटरेस्ट वाला, उसमें आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी। उस बॉन्ड की मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिरता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले बॉन्ड की मार्केट प्राइस बढ़ जाती है, और मार्केट प्राइस बढ़ती है तो उसमें यील्ड भी बढ़ जाता है। तो यील्ड इंक्रीजेस व्हेन प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस। मैंने ब्रैकेट में जो दिया है वो लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। व्हेन मार्केट इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, मार्केट प्राइस ऑफ YTC increases as there is inverse relationship between interest rate and market price. Due to increase in market price, percentage earning increases, which is the meaning of yield increases. तो जब मार्केट इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मार्केट प्राइस बढ़ती है। मार्केट प्राइस बढ़ती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट और मार्केट प्राइस में इनवर्स रिलेशन है। मार्केट प्राइस इंक्रीज होने से परसेंटेज अर्निंग भी इंक्रीज होती है, जिसका मतलब है यील्ड इंक्रीज होना। यील्ड डिक्रीजेस व्हेन प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा, मार्केट प्राइस कम होगी, मार्केट प्राइस कम होगी तो आपका यील्ड कम हो जाएगा। दिस इज यूज्ड टू हेज इंटरेस्ट रेट। तो जो यील्ड कर्व नोट है ना, उसमें अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं इंटरेस्ट रेट से अपने आप को हेज करने के लिए। इंटरेस्ट रेट से अपने आप को हेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करना। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो उधर फायदा होगा, और मार्केट प्राइस में लॉस होगा तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये है आपका यील्ड कर्व नोट। यील्ड कर्व नोट एक स्ट्रक्चर्ड डेट सिक्योरिटी है। सिर्फ 4 पॉइंट छोटे लिख के आना बेटा। एक स्ट्रक्चर्ड डेट सिक्योरिटी है। मार्केट इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो मार्केट प्राइस कम होती है, तो यील्ड कम हो जाता है। इंटरेस्ट रेट कम होता है, मार्केट प्राइस बढ़ेगी, यील्ड बढ़ जाएगा। यानी इन 2 पॉइंट का मतलब हो गया इंटरेस्ट रेट और यील्ड में इनवर्स रिलेशन है। और यील्ड कर्व बॉन्ड में या नोट में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं अपन लोग? अपने आप को हेज करने के लिए करते हैं। यील्ड कर्व नोट में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने आप को हेज करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ, अपने आप को हेज करने का मतलब ये हुआ कि अपन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन येंकी बॉन्ड। येंकी बॉन्ड। These bonds are issued by non-US bank and non-US corporation in USA and denominated in UF dollar. तो येंकी बॉन्ड जो है वो जो अपन ने एडीआर पढ़ा था ना, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। एडीआर का भी क्या मतलब था? नॉन यूएस कंपनियां यूएसए में जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करती है उसको एडीआर बोलते थे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो येंकी बॉन्ड को भी आप उससे रिकॉल कर सकते हैं। येंकी बॉन्ड नॉन यूएस बैंक, नॉन यूएस कॉरपोरेशन यूएसए में इशू करती हैं, और ये यूएफ डॉलर में डिनोमिनेट होता है। यूएसए में, जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जैसे अपने इंडिया में सेबी है, वैसे यूएसए में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है यूएसए का। तो ये जो बॉन्ड है, इनको चूंकि आप यूएसए में इशू कर रहे हो तो इसको सेक के पास आपको रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ेगा बेटा। दे आर इशूड इन ट्रांचेस पोर्शन एंड टाइम टेकन कैन बी अप टू 14 वीक। इन 2 पॉइंट का क्या मतलब निकलेगा बेटा? दे आर इशूड इन ट्रांचेस का मतलब होता है पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ये ट्रांचेस का मतलब पोर्शन होता है, तो पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के रूप में इसको इशू करते हैं। मतलब एक लॉन्ग टर्म डेट रहता है येंकी बॉन्ड, लेकिन इसको पार्ट में इसको अपन लोग रिडीम कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है ट्रांचेस में इशू करना,
और टाइम टेकन कैन बी अप टू 14 वीक। ये किस टाइम टेकन की बात कर रहा है बेटा? ये टाइम टेकन की बात कर रहा है सेक से अप्रूवल के टाइम टेकन की। सेक से अप्रूवल मिलने में काफी लंबा समय लगता है, तो वो उसी को यहां पर टाइम टेकन वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है कि इसमें 14 वीक तक लग सकते हैं। इसमें 14 वीक तक लग सकते हैं किसमें? अप्रूवल लेने में। तो यंकी बॉन्ड बेटा यूएसए में इशू होता है, यूएस डॉलर में डिनोमिनेट होता है, नॉन यूएस बैंक या नॉन यूएस कॉर्पोरेशन इसको इशू करते हैं। चूंकि आप यूएसए में इशू कर रहे हो तो आपको सेक के पास इसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, और ये ट्रांचेज में इशू होता है, पोर्शन में इशू होता है, एक लॉन्ग टर्म डेट का पोर्शन रहता है ये, और सेक से अप्रूवल मिलने में 14 वीक तक का टाइम लग सकता है। बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन यूरो बॉन्ड। यूरो बॉन्ड में अपन क्वेश्चन नंबर 5 में अपन यूरो बॉन्ड को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं। यूरो बॉन्ड क्वेश्चन नंबर 5 में कवर कर चुके हैं। यूरो बॉन्ड का मतलब होता है ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट जो उस कंट्री की करेंसी में डिनोमिनेट नहीं किए गए हो, जो उस कंट्री की करेंसी में डिनोमिनेट नहीं किए गए हो बेटा, जहां इनको इशू किया गया है। जैसे येन बॉन्ड अगर जर्मनी में इशू करते हैं तो उसको यूरो बॉन्ड बोलते हैं। तो अभी मैंने पेज नंबर 28 में वापस आ गया हूं, मैं मेरे टैब का पेज नंबर है ये। तो यहां पर मैंने यूरो बॉन्ड को फिर से क्यों कवर किया है? एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताने के लिए बेटा। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू योर स्टडी मटेरियल, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टर्म हैज नथिंग टू डू विथ यूरो। तो स्टडी मटेरियल में यह क्लैरिफाई किया है बेटा कि यूरो बॉन्ड का यूरो शब्द से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यूरो जो है ना बेटा वो तो यूरोपियन कंट्रीज की करेंसी का नाम है यूरो। तो यूरो बॉन्ड का कोई कनेक्शन यूरो शब्द से नहीं है, ये आपको जरूर याद रखना है। एंड टर्म जनरली रिप्रेजेंट, जो यूरो शब्द है ना वो यहां पर क्या दर्शाता है? एंड टर्म जनरली रिप्रेजेंट डिपॉजिट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक। तो यूरो बॉन्ड का कोई कनेक्शन यूरो शब्द से नहीं है, और बेसिकली यूरो शब्द क्या दर्शाता है यहां पर कि डिपॉजिट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक। तो डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक के जुरिस्डिक्शन से बाहर, बेसिकली क्या है, जिस कंट्री में अपन इशू करते हैं उस कंट्री की करेंसी में अपन उसको दर्शाते नहीं है, तो शायद उसके लिए लिखा होगा डिपॉजिट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक। डिपॉजिट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक। जैसे अमेरिका में आपने इशू किया, अमेरिका का डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, तो वहां पर जो डिपॉजिट होते हैं उसकी जुरिस्डिक्शन से वो बाहर है, क्योंकि वहां डॉलर जमा होते हैं। ये डॉलर में तो इशू होगा नहीं अगर यूएसए में इशू कर रहे हैं तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 45 है बेटा, राइट नोट ऑन समुराई बॉन्ड। अब ये समुराई जो है ना बेटा, नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि ये जापान का नाम है। यंकी यूएसए, समुराई जापान। दे आर इशूड इन टोक्यो। टोक्यो जो है वो जापान की कैपिटल है। एंड डिनोमिनेटेड इन जापानीज येन। जापान की करेंसी का नाम है दोस्तों, अपना जैसे रुपी है तो उनका जापानीज येन। तो समुराई बॉन्ड जो है वो टोक्यो में इशू होते हैं और वहीं की करेंसी में उनको डिनोमिनेट किया जाता है, यानी कि जापानीज येन में, बाई नॉन जापानीज कंपनी। और इनको इशू करने वाली नॉन जापानीज कंपनी रहती है। पर्पज ऑफ इशू इज टू टैप जापानीज मार्केट। टैप जापानीज मार्केट का मतलब है जापान के मार्केट से पैसे का जुगाड़ करना। जापान के मार्केट से पैसे का जुगाड़ करना इज टैप जापानीज मार्केट। इशू प्रोसीड्स आर यूज्ड टू फंड जापानीज ऑपरेशन। तो जो नॉन जापान वाली कंपनियां हैं
वो जापान में अगर अपना कोई ऑपरेशन चला रही हैं, जापान में अपना कोई बिजनेस चला रही हैं, तो उसके लिए पैसे का जुगाड़ करने के लिए वो जापानीज येन में वहां पर जो बॉन्ड इशू करेगी उसको समुराई बॉन्ड कहा जाएगा। दे आर ऑल्सो यूज टू हैज फॉरेक्स रिस्क। दे आर ऑल्सो यूज टू हैज फॉरेक्स रिस्क। दे आर इशूड एज पर जापानीज लॉ। तो समुराई बॉन्ड एक नॉन जापानीज कंपनी जापान में जो बॉन्ड इशू करेगी उसको समुराई बॉन्ड कहा जाएगा। इनको जापानीज येन में डिनोमिनेट करना है, जापान के रेगुलेशन के अनुसार आपको चलना है। और क्या पर्पस है इन बॉन्ड को इशू करने का? जापान में आपका जो व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसकी फंडिंग करने के लिए समुराई बॉन्ड इशू किए जाते हैं। इसके अलावा फॉरेक्स रिस्क से अपने आप को हैज करने के लिए भी इसका इशू किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से अपने आप को हैज करने के लिए, जापान में आपका बिजनेस है, आपको जापानी येन की दरकार है, वहीं पर इशू कर दो और फिर येन में ही उनको रिडीम कर दीजिएगा, तो फॉरेक्स रिस्क से आप अपने आप को हैज कर पाओगे। नेक्स्ट है बुल डॉग बॉन्ड। तो बुल डॉग आपको इससे यूनाइटेड किंगडम या लंदन याद आना चाहिए। 3 बड़े यूनिक बॉन्ड आपके कोर्स में है बेटा। एक येंकी अपन लोग पढ़े थे, यूएसए याद आना चाहिए आपको। एक अपन लोग समुराई पढ़े, जापान याद आना चाहिए। और बुल डॉग से आपको लंदन या यूनाइटेड किंगडम याद आना चाहिए। तो बुल डॉग हियर रिप्रेजेंट यूकेपी, दैट इज यूनाइटेड किंगडम पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग जो है यूके की करेंसी का नाम है। इसको ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी कहा जाता है, जीबीपी भी कहा जाता है। इसको ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी कहा जाता है। दे आर इशूड बाई नॉन यूके कंपनी। बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे आपको बुल डॉग बॉन्ड में ये याद आ जाए ना कि लंदन में इशू होता है, तो बस नॉन यूके कंपनी जीबीपी में इशू करती है। मतलब नॉन यूके कंपनी लंदन में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो इशू करेगी उसको बुल डॉग बॉन्ड कहा जाएगा। यूके लॉ अप्लाई, जैसे वहां पर अपन ने जापान लॉ अप्लाई। पर्पज इज टू टैप यूके मार्केट। इशू प्रोसीड्स कैन बी यूज टू फंड यूके ऑपरेशंस। समुराई बॉन्ड में जो लिखा हुआ था सब यहां पर लिखा हुआ है, बस वहां जापान था, यहां पर यूनाइटेड किंगडम है। फॉरेन बॉन्ड ओहर, मैंने ऊपर जो आपको 10-11 क्वेश्चन करवाए ना दोस्तों, ये पूरे क्वेश्चन फॉरेन बॉन्ड के क्वेश्चन थे। तो ये अपना खत्म हो गया है। अब मैं आता हूं राइट नोट ऑन इंडियन बॉन्ड एंड टाइप देयर ऑफ। इंडियन बॉन्ड एंड टाइप देयर ऑफ। देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडियन बॉन्ड। तो इंडियन बॉन्ड 3 टाइप के आपके स्टडी मेट में दिए हैं बेटा। एक मसाला बॉन्ड। These bonds are issued by an Indian corporation outside India denominated in Indian rupee। कौन इशू कर रहा है? इंडियन कॉरपोरेशन। कहां इशू कर रहा है? आउट ऑफ इंडिया। लेकिन किसमें डिनोमिनेट कर रहा है? इंडियन रूपी में। इंडियन रूपी में डिनोमिनेट करना है, इंडिया से बाहर इशू करना है, वो हो गया मसाला बॉन्ड। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने 2000 रुपए वाला मसाला बॉन्ड इशू किया था 2016 में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। मतलब 3 बातें याद रखिएगा। इंडियन कंपनी, आउटसाइड इंडिया और इंडियन रूपी। इंडियन कंपनी पहला, आउटसाइड इंडिया दूसरा और इंडियन रूपी तीसरा। सेकेंड है म्युनिसिपल बॉन्ड। म्युनिसिपल बॉन्ड नाम से समझ में आना चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई वाटर की पाइपलाइन सेट करना है, तो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया बेटा। तो उसके लिए जो बॉन्ड इशू करेगी वो म्युनिसिपल बॉन्ड हो गए। गवर्नमेंट या ट्रेजरी बॉन्ड,
ये गवर्नमेंट या ट्रेजरी बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो ये आपका इंट्रो कंप्लीट हो गया है इंडियन बॉन्ड के ऊपर। मसाला बॉन्ड को ध्यान रखिएगा, शायद एग्जाम में आपका सेपरेट क्वेश्चन आ जाए 1 या 2 नंबर का। 48 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के बारे में लिखने बोल रहा है। बेटा नाम देखिए, नाम से आपको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, बोरोइंग मतलब लोन ले रहे हैं अपन लोग। एक्सटर्नल मतलब इंडिया से बाहर से लोन ले रहे हैं, कॉमर्शियल मतलब कॉमर्शियल पर्पस के लिए। तो इंडिया से बाहर से लोन लेना कॉमर्शियल पर्पस के लिए इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो बेटा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मीनिंग, पहले मैंने इसको मीनिंग, टाइप, सोर्स, रूट, 4 अलग अलग पॉइंट बना के आपको आंसर दिया है। तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का मीनिंग, इट रिफर टू कमर्शियल लोन टेकन फ्रॉम नॉन रेसिडेंट लेंडर। टेकन फ्रॉम वर्ड को ध्यान देना है बेटा, टेकन फ्रॉम नॉन रेसिडेंट लेंडर विथ एवरेज मैच्योरिटी ऑफ 3 years। तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग एक कॉमर्शियल लोन है जो अपन नॉन रेसिडेंट लेंडर्स से लेते हैं, जो अपन नॉन रेसिडेंट लेंडर से लेते हैं और जिसकी एवरेज मैच्योरिटी 3 साल की होती है। कॉमर्शियल लोन है जो अपन नॉन रेसिडेंट लेंडर से लेते हैं और जिसकी एवरेज मैच्योरिटी 3 साल की होती है। ये हो गया मीनिंग। टाइप, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, पहला बैंक लोन, दूसरा ट्रेड क्रेडिट, तीसरा फ्लोटिंग और फिक्स्ड रेट लोन। तो बैंक लोन हो सकता है या ट्रेड क्रेडिट हो सकता है। ट्रेड क्रेडिट अपन लोगों ने शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में पढ़ा था, उधारी खरीदना। या फ्लोटिंग या फिक्स्ड रेट लोन हो सकता है। तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग 3 तरीके से हो सकता है, बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिट, फ्लोटिंग और फिक्स्ड रेट लोन। और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सोर्स, सोर्स का मतलब यहां पर है बेटा कहां से लोन ले रहे हो। इंटरनेशनल बैंक से लोन ले सकते हैं, इंटरनेशनल शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट से लोन ले सकते हैं, सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट से उधारी खरीद लोगे आप तो वो ट्रेड क्रेडिट हो गया, तो सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट से भी ले सकते हो, या फॉरेन कोलैबोरेटर से ले सकते हो, या फॉरेन कोलैबोरेटर से ले सकते हो। तो आप किनसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ले सकते हैं वो अपना हो गया है इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट या फॉरेन कोलैबोरेटर। अब नेक्स्ट है रूट। रूट का यहां पर मतलब बेटा है कि किस तरीके से लिया जाता है। तो 2 अलग अलग तरीके हैं बेटा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग लेने के। एक है ऑटोमेटिक रूट, एक है अप्रूवल रूट। एक है ऑटोमेटिक रूट, एक है अप्रूवल रूट। तो ऑटोमेटिक रूट का मतलब यही होना चाहिए कि जहां पर अपने को किसी की अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। तो अंडर ऑटोमेटिक रूट देयर इज नो नीड टू टेक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट अप्रूवल विच इज नेसेसरी अंडर अप्रूवल रूट। तो ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट में क्या डिफरेंस निकला? आंसर होगा ऑटोमेटिक रूट में अपने को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है। ऑटोमेटिक रूट में अपने को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है, जो कि अप्रूवल रूट में अपने को लेना पड़ता है। अब कहां पर ऑटोमेटिक रूट बनाया गया है, कहां पर अप्रूवल रूट बनाया गया है, वो अगले 2 पॉइंट में मैंने कवर किया है फ्रेंड्स। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट प्लस एनजीओ दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ इंगेज्ड इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी। ये जो भी कंपनियां कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं या ऐसे एनजीओ जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, या ऐसे एनजीओ जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, आर इलिजिबल फॉर ऑटोमेटिक रूट, आर इलिजिबल फॉर
ऑटोमेटिक रूट। तो ऐसी कंपनियां जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, प्लस ऐसे एनजीओ जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनको ऑटोमेटिक रूट की परमिशन दी गई है। इनको ईसीबी लेने के लिए आरबीआई या गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं लगेगी। लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मैं एफआई लिखता हूं बेटा, या बैंक डीलिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट फाइनेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड वगैरह, एक्सपोर्ट फाइनेंस जो एक्सपोर्ट फाइनेंस करती हो, पार्टिसिपेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऑब्लिक है बेटा यहां पर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डीलिंग करती है बैंक, या जो एक्सपोर्ट फाइनेंस करती है बैंक, या पार्टिसिपेटेड इन टेक्सटाइल एंड स्टील सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग। पार्टिसिपेटेड इन टेक्सटाइल एंड स्टील सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग, इसका क्या मतलब निकला? जिसने टेक्सटाइल और स्टील सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग में पार्टिसिपेट किया हो, टेक्सटाइल और स्टील सेक्टर की रीस्ट्रक्चरिंग में जिसने अपना अनुदान दिया हो, ऐसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको अप्रूवल रूट की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग एक मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का मतलब है नॉन रेसिडेंट से 3 साल की अवधि का लोन लेना। बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिट, फ्लोटिंग या फिक्स्ड रेट लोन के रूप में हो सकता है, या तो इंटरनेशनल बैंक या इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट या सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट या फॉरेन कोलैबोरेटर से लोन ले सकते हैं। ये वाला ऑटोमेटिक रूट अगर होगा तो आपको अप्रूवल नहीं लगेगी, अगर अप्रूवल रूट होगा तो आपको आरबीआई या गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। 2 टाइप के लोगों को ऑटोमेटिक रूट परमिट किया गया है, वो है ऐसी कंपनीज जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, या ऐसे एनजीओ जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज में इंगेज है। और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट फाइनेंस, टेक्सटाइल या स्टील सेक्टर के रिस्ट्रक्चरिंग में पार्टिसिपेट किए हों, उनको अप्रूवल रूट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 49 बेटा है सीड कैपिटल असिस्टेंस। सीड कैपिटल असिस्टेंस के ऊपर, अब ये नाम से क्या समझ में आता है फ्रेंड्स? सीड का मतलब होता है आधारभूत, जो शुरुआत में लगती है। सीड कैपिटल यानी आधारभूत कैपिटल, बेसिक कैपिटल, जो एक व्यापार शुरू करते समय लगती है, वो हो गई सीड कैपिटल। असिस्टेंस सहायता पहुंचाना, असिस्टेंस सहायता पहुंचाना। तो सीड कैपिटल असिस्टेंस का मतलब हो गया आधारभूत कैपिटल के लिए सहायता देना। दोस्तों, ये जो है ना, ये एक स्पेशल स्कीम है बेटा, जो कि आईडीबीआई बैंक ने शुरू की है। आईडीबीआई बैंक ने ये स्कीम बनाई है प्रोफेशनल्स लोगों के लिए, टेक्निकली क्वालिफाइड इंटरप्रेन्योर्स के लिए। इंटरप्रेन्योर यानी व्यापारी, और पर्सन हैविंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑब्लिक स्किल। तो कुल मिला के प्रोफेशनल, जैसे अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अपने लिए भी ये स्कीम है, या और कोई टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन हो या जिसको एक्सपीरियंस और स्किल हो, ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम डिजाइन की गई है। लेकिन बट लैक्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस, लेकिन इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कमी है, तो उन लोगों के लिए स्कीम बनाई गई है। द सीड कैपिटल असिस्टेंस इज इंटरेस्ट फ्री। तो इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है आईडीबीआई इन लोगों को, बट सर्विस चार्जेस ऑफ 1% पर एनम इन फर्स्ट 5 ईयर इज चार्ज्ड। तो इंटरेस्ट की जगह सर्विस चार्ज लेते हैं इनसे, और ये सर्विस चार्ज सिर्फ 1% पर एनम होता है शुरू के 5 साल के लिए, एंड देयर आफ्टर एट इंक्रीजिंग रेट। तो आपका बिजनेस सेट हो गया भैया, एक तरीके से 1% ब्याज में आपको पैसा दे रहे हैं हम, तो बाद में आप जब बिजनेस सेट हो जाएगा तो कुछ एक्स्ट्रा दो हमको। तो जो सीड कैपिटल असिस्टेंस है वो इंटरेस्ट फ्री रहता है बेटा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें सर्विस चार्ज लगता है,
सर्विस चार्ज 1% पर एनम के रेट से लगता है शुरू के 5 साल में, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे इंक्रीजिंग रेट से वो बढ़ते जाता है। बट IDBI विल हैव ऑप्शन टू चार्ज इंटरेस्ट ड्यूरिंग करेंसी ऑफ लोन इफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्लिक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोरोवर सो परमिट। हालांकि अपन ने पढ़ा कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन रहता है, लेकिन फिर भी IDBI को ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर बोरोवर की प्रॉफिटेबिलिटी और बोरोवर की फाइनेंशियल कंडीशन परमिट करती होगी, अगर बोरोवर की प्रॉफिटेबिलिटी और बोरोवर की फाइनेंशियल कंडीशन परमिट करती होगी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो जो IDBI है बेटा वो इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है। रीपेमेंट शेड्यूल इज फिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन repaying capacity of borrower with initial moratorium period of 5 year। तो रीपेमेंट शेड्यूल जो इस लोन का बनाया जाता है वो बोरोवर की रीपेइंग कैपेसिटी को देख के बनाया जाता है, और शुरू के 5 साल में मॉरिटोरियम पीरियड रहता है। बेटा मॉरिटोरियम पीरियड शब्द का मतलब हमेशा निकालिएगा, मतलब शुरू के 5 साल में कोई रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, शुरू के 5 साल में कोई रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद ही रीपेमेंट शेड्यूल आपका एप्लीकेबल होगा, वो भी बोरोवर की रीपेइंग कैपेसिटी को देख के बनाया जाता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपए। तो सीड कैपिटल असिस्टेंस सिर्फ ऐसे ही प्रोफेशनल्स को या और टेक्निकली क्वालिफाइड इंटरप्रेन्योर को मिलती है जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एक मैक्सिमम लिमिट है कि मैक्सिमम कितना सीड कैपिटल असिस्टेंस IDBI प्रोवाइड करेगी, तो मैक्सिमम असिस्टेंस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ रिक्वायर्ड प्रमोटर कंट्रीब्यूशन या 15 लाख रुपए विच एवर इज लोअर। तो जितना रिक्वायर्ड प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन होगा, रिक्वायर्ड प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन जब भी कोई बैंक वगैरह लोन देती है ना तो कुछ प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन करने के लिए बोलती है, तो जो भी रिक्वायर्ड प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन होगा उसका 50% या 15 लाख रुपए दोनों में जो भी कम है उससे ऊपर असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। बेटा मैंने अभी ये सीड कैपिटल असिस्टेंस आपको पढ़ाया, अभी मैंने इसमें हेडिंग लिख दी है बेटा। जैसे पहला पॉइंट है हु, तो ये किसने लॉन्च किया है IDBI ने। सेकंड पॉइंट है फॉर हुम, तो ये किन के लिए लॉन्च किया गया है, प्रोफेशनल्स के लिए, टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स के लिए जिनके पास कोई स्किल हो, एक्सपीरियंस हो। इंटरेस्ट वर्सेस सर्विस चार्ज, ये हेडिंग से ही शायद आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा बेटा। इंटरेस्ट पे नहीं करना है, सर्विस चार्ज 1% पर एनम शुरू के 5 साल में, उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से, लेकिन ऑप्शन भी रखा है कि भैया हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए बोरोवर की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी को देख के डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में रीपेमेंट शेड्यूल, तो रीपेमेंट शेड्यूल में 5 साल का तो मॉरिटोरियम पीरियड रहेगा और फिर बोरोवर की रीपेइंग कैपेसिटी के हिसाब से रीपेमेंट शेड्यूल डिसाइड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फिर मैक्सिमम SCA लिमिट है 50% ऑफ रिक्वायर्ड प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन या 15 लाख रुपए दोनों में जो भी कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है डिफर्ड पेमेंट गारंटी। बेटा ये गारंटी वर्ड इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा डिफर्ड पेमेंट गारंटी। बेटा पहले आपको डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट का मतलब पता होना चाहिए बेटा, ठीक है बेटा। डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट किसको बोलते हैं बेटा? डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट का मतलब होता है, ये शब्द इस्तेमाल होता है डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट जब आप कोई प्लांट मशीन उधारी खरीदते हो। डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट, डिफर्ड पेमेंट यानी प्लांट मशीन वगैरह आपने उधारी खरीदा और लंबी अवधि के बाद आप सामने वाले का पेमेंट करोगे, सप्लायर का, तो उसको बोलेंगे DP, दैट इज डिफर्ड पेमेंट लाइबिलिटी या डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट। तो डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, आपने प्लांट मशीन परचेस किया कि सप्लायर से और आप उसको लंबी अवधि के बाद पेमेंट करोगे, वो हो गया डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट। अब जो सप्लायर आपको, अब डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट क्वेश्चन नहीं है, डिफर्ड पेमेंट गारंटी क्वेश्चन है, गारंटी। तो जो सप्लायर आपको प्लांट मशीन सप्लाई किया है
लंबी अवधि के बाद आप उसका पेमेंट करोगे, उसको रिस्क तो रहेगा ना भाई दोस्तों कि कहीं आप उसका पैसा ना डुबा दो, तो वो आपसे फिर गारंटी मांगेगा कि भैया कम से कम आप मेरे को अपने बैंकर से गारंटी लिखवा के दे दो कि आप टाइम पे मेरा पेमेंट कर दोगे। तो जब आप उसको गारंटी लिखवा के दोगे ना, तो वही गारंटी दोस्तों डिफर्ड पेमेंट गारंटी बन जाती है। ओके, यही लिखा हुआ है बेटा, अंदर देख लीजिए। डिफर्ड पेमेंट गारंटी, सप्लायर ऑफ मशीन समटाइम्स प्रोवाइड डिफर्ड क्रेडिट फैसिलिटी अंडर विच पेमेंट फॉर मशीन इज मेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो सप्लायर ऑफ मशीन, मशीन का सप्लायर कई बार अपने को डिफर्ड क्रेडिट फैसिलिटी देता है, जिसके अंतर्गत अपन उसको मशीन का पेमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करते हैं। द इंटायर कॉस्ट ऑफ मशीन इज गिवन ऑन क्रेडिट दैट इज फाइनेंस्ड एंड कंपनी डिड नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट इनिशियली। तो जो सप्लायर रहता है वो अपने को एक तरीके से पूरी की पूरी मशीन फाइनेंस कर देता है, पूरी की पूरी मशीन फाइनेंस कर देता है, मतलब पूरी की पूरी मशीन की कॉस्ट उधारी दे देता है, बाद में दे देना, अपने को अभी कुछ नहीं देना है। तो शुरू के 2 पॉइंट सप्लायर के बारे में हो गए। बट इन सच केसेस सप्लायर ऑफ गुड्स इंसिस्ट ऑन बैंक क्रेडिट, बैंक गारंटी, सप्लायर ऑफ गुड्स इंसिस्ट ऑन बैंक गारंटी टू बी फर्निश्ड बाय बायर। तो लेकिन इस केस में जो मशीन का सप्लायर है वो बैंक गारंटी के लिए इंसिस्ट करता है, वो बैंक गारंटी के लिए इंसिस्ट करता है कि बायर को बोलता है कि भैया आप हमको बैंक गारंटी दीजिए। द गारंटी सो गिवन इज कॉल्ड डिफर्ड पेमेंट गारंटी। द गारंटी सो गिवन इज कॉल्ड डिफर्ड पेमेंट गारंटी। ये जो गारंटी वो देता है इसी को अपन लोग डिफर्ड पेमेंट गारंटी बोलते हैं। नॉर्मली बैंक गिव सच गारंटी फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो बैंक सामान्यतः ये गारंटी जो है वो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के लिए देती है, क्योंकि बैंक को भी तो रिस्क रहेगा ना भाई, तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के लिए ये गारंटी बैंक देती है। सो ये हो गया आपका डिफर्ड पेमेंट गारंटी टॉपिक। डिफर्ड पेमेंट गारंटी, आप पहले डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट लिख के आइएगा। अपन मशीन परचेस कर रहे हैं सप्लायर से उधारी में, अपन मशीन परचेस कर रहे हैं सप्लायर से उधारी में, वो हो गया डिफर्ड पेमेंट गारंटी। और डिफर्ड पेमेंट गारंटी लिखने के बाद, डिफर्ड पेमेंट गारंटी लिखने के बाद, डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट लिखने के बाद जो सप्लायर अपने को मशीन बेच रहा है उधारी में, वो अपने से गारंटी मांगेगा, अपन अपने बैंकर से गारंटी लिखवा के उसको देंगे, उसको बोलेंगे डिफर्ड पेमेंट गारंटी। 51 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कैपिटल इंसेंटिव के ऊपर क्वेश्चन है। राइट नोट ऑन कैपिटल इंसेंटिव। कैपिटल इंसेंटिव, दिस सब्सिडी इज अवेलेबल फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। तो कैपिटल इंसेंटिव जो है कैपिटल सब्सिडी को भी बोलते हैं, इसको कैपिटल सब्सिडी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस सब्सिडी इज अवेलेबल फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। तो ये जो कैपिटल इंसेंटिव है या कैपिटल सब्सिडी है, ये बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेट करने के लिए अपने को मिलता है। कैपिटल इंसेंटिव या कैपिटल सब्सिडी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेट करने के लिए मिलती है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, तो ये किस तरीके से अपने को मिल सकती है? 2 तरीके से मिल सकती है। एक लंप सम कैपिटल सब्सिडी, लंप सम का मतलब होता है एक बार में मिलना, एक इंस्टॉलमेंट में मिलना, या एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी या अदर टैक्सेस। तो जो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, जीएसटी लगाती है, उससे अगर एग्जेम्पशन दे रही है वो, तो वो भी कैपिटल सब्सिडी कहलाएगा। क्वांटम ऑफ सब्सिडी डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ लोकेशन। तो कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी ये डिपेंड करता है कि कितना बैकवर्ड एरिया है जहां आप अपनी इंडस्ट्री सेट कर रहे हो। लॉजिकली देखा जाए तो जितना ज़्यादा बैकवर्ड एरिया होगा उतनी ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी, ताकि उसकी ग्रोथ हो एरिया की। जितना कम बैकवर्डनेस होगा उतनी कम सब्सिडी मिलेगी। द स्पेशल कैपिटल इंसेंटिव
इन द फॉर्म ऑफ लम्प सम सब्सिडी इज सैंक्शनड बाई इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एज ए परसेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट। तो जो लम्प सम सब्सिडी अपने को मिलती है ना दोस्तों, तो गवर्नमेंट ने कई इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज बना रखी हैं, कई इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज बना रखी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ उद्योग भवन या छत्तीसगढ़ उद्योग, तो वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। तो वो आपकी सब्सिडी को अप्रूव करेगी, वो आपकी सब्सिडी को सैंक्शन करेंगी, जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हैं। और जो लम्प सम सब्सिडी मिलती है ना, वो अपने को जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं अपन लोग, उसके फिक्स्ड परसेंट के रूप में मिलती है। जैसे खादी उद्योग के लिए 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीन। तो ऐसी एक फिक्स्ड जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना, उसके परसेंट के रूप में ये सब्सिडी मिलती है, और एक ओवरऑल लिमिट भी रहती है इसमें। तो कौन सैंक्शन करता है? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। कितना मिलता है? जितना आपने फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है उसका 1%, और साथ में एक ओवरऑल लिमिट भी रहती है। दिस सब्सिडी फॉर्म पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो सब्सिडी आपको मिल रही है ना, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। द यूनिट आर रिलीज्ड सब्सिडी ओनली आफ्टर दे हैव कंप्लाइड विथ रिक्वायरमेंट ऑफ रिलीवेंट स्कीम। तो यूनिट का मतलब यहां पर फैक्ट्री से है, तो आपको ये सब्सिडी तभी रिलीज की जाएगी जब आप, क्योंकि हर सब्सिडी की स्कीम रहती है, स्कीम की कंडीशंस रहती हैं, तो आप उन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तब आपको ये सब्सिडी रिलीज की जाएगी। दिव रिक्वायरमेंट में भी, मतलब आपको जो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, इनिशियल इफेक्टिव स्टेप और फाइनल इफेक्टिव स्टेप। इनिशियल इफेक्टिव स्टेप, कुछ इनिशियल इफेक्टिव स्टेप आपको लेने पड़ते हैं, और फिर फाइनल कुछ इफेक्टिव स्टेप लेने पड़ते हैं। ये दोनों फुलफिल करने के बाद आपको सब्सिडी रिलीज होती है। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको जो कैपिटल इंसेंटिव पढ़ाया है उसको मैंने हेडिंग्स डाल दिया है अभी। जैसे पहले पॉइंट की हेडिंग है बैकवर्ड एरिया, जिसका मतलब है कि आपको बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेट करने के लिए ये सब्सिडी मिलती है। सेकंड है लंप सम वर्सेस टैक्स, मतलब ये सब्सिडी अपने को किस रूप में मिलती है? दो रूप में मिल सकती है, या तो अपने को लंप सम मिल सकती है एक बार में, या अपने को जीएसटी वगैरह में छूट मिल सकती है। थर्ड पॉइंट है क्वांटम, तो सब्सिडी कितनी मिलेगी वो डिपेंड करता है कि एरिया कितना ज़्यादा बैकवर्ड है। फोर्थ पॉइंट है हाउ मच बाय हुम। हाउ मच का मतलब है कितनी सब्सिडी मिलेगी, तो कितनी सब्सिडी मिलेगी, तो ये एक जो आपका इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट रहेगी ना, उसके फिक्स्ड परसेंट के रूप में रहती है, साथ में एक लिमिट भी रहती है। और बाय हुम का मतलब है जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो इसको सैंक्शन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। नेक्स्ट है कंडीशन, सब्सिडी मिलने से पहले जो यूनिट सब्सिडी क्लेम करती है उसको सब्सिडी की जो स्कीम है उसकी शर्तों को पूरा करना पड़ता है। शर्तें दो टाइप की हो सकती हैं, एक इनिशियल आपने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, और एक फाइनल आपने कौन कौन से स्टेप लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जीरो कूपन बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड के बारे में लिखिए। देखो, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन हमेशा इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं, याद रखिएगा। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब हो गया ऐसा बॉन्ड जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% हो। तो एक सवाल उठता है कि अगर 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो उस बॉन्ड को परचेस कौन करेगा? तो जवाब बेटा इसका है कि ये वो बॉन्ड है बेटा जो कि जिसमें हालांकि इंटरेस्ट, ये वो बॉन्ड है बेटा जिसमें इंटरेस्ट 0% रहता है, लेकिन इंटरेस्ट इसमें इनडायरेक्ट तरीके से पे होता है। वो इनडायरेक्ट तरीका क्या है बताओ? वो इनडायरेक्ट तरीका है फेस वैल्यू से काफी कम में इशू करते हैं इसको। 100 रुपए की फेस वैल्यू का होगा तो मान लो 50 रुपए में इशू कर देंगे, अगर 5-7 साल की मैच्योरिटी का होगा तो आपने कितने में बाई किया? 50 में। रिडेम्पशन कितना होगा? 100 रुपए।
जो आपको डबल पैसा मिल रहा है वो आपका जिंदगी भर का इंटरेस्ट पोर्शन है। तो इसलिए जीरो कूपन बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड, एक खास बात याद रखिएगा, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, डीप डिस्काउंट जिसमें बहुत डिस्काउंट पे इशू होते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड एक ही चीज है। तो अगर एग्जाम में आपका डीप डिस्काउंट बॉन्ड आया तब भी आपको यही लिख के आना है। सो जीरो कूपन बॉन्ड डज नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट बट सोल्ड बाय इश्यूअर कंपनी एट डिस्काउंट। डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंटेड वैल्यू एंड फेस वैल्यू रिप्रेजेंट इंटरेस्ट। तो जीरो कूपन बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जो इश्यूअर कंपनी है वो उसको डिस्काउंट पे इशू करती है। डिस्काउंटेड वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस जो है वो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। नो इंटरेस्ट इज सेपरेटली पेड ड्यूरिंग करेंसी ऑफ बॉन्ड। तो जब तक बॉन्ड की लाइफ चलती रहेगी कोई इंटरेस्ट अलग से पे नहीं होगा। डीप डिस्काउंट बॉन्ड इज सेम एज जीरो कूपन बॉन्ड, यानी एग्जाम में आ गया तो अपने को सेम वही लिख के आना है। तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता, डिस्काउंट पे इशू होता है। डिस्काउंटेड वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस इंटरेस्ट को दर्शाता है, इंटरेस्ट अलग से पे नहीं होता इसमें। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट यूनिक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या पता एग्जाम में आ जाए। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच आर इशूड विथ डिटैचेबल वारंट, issued with detachable warrant and are redeemable after notified period of say 4 to 7 year। तो सिक्योर्ड प्रीमियम नोट जो है ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही पैसे का जुगाड़ करने का तरीका है। अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंपनी इशू करती है, तो सिक्योर्ड प्रीमियम नोट भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी इशू करती है, और इसके साथ वो डिटैचेबल वारंट अटैच कर देती है। व्हाट इज डिटैचेबल वारंट? जिसको डिटैच कर सके, जिसको अलग कर सके। वारंट, हमेशा वारंट किसको बोलते हैं जानते बेटा? वारंट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके आधार पे जो वारंट होल्डर रहता है वो उसके आधार पे कंपनी के इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है। वो उसके आधार पे, वारंट के आधार पे कंपनी के इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो डिटैचेबल जिसको अलग कर सके, डिटैचेबल वारंट यानी एक ऐसा वारंट जिसके आधार पे आप शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एसपीएन यानी लोन लेना, एसपीएन एक लोन लेने के लिए सिक्योरिटी इशू करना है। बस खास बात यह है कि इसमें साथ में एक डिटैचेबल वारंट भी रहेगा। तो एसपीएन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, साथ में डिटैचेबल वारंट रहता है, रिडीमेबल आफ्टर नोटिफाइड पीरियड से 4 to 7 ईयर। तो रिडीमेबल इसलिए लिखा हुआ है कि वो लोन लिया है आपने। तो सिक्योर्ड प्रीमियम नोट इज ए काइंड ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, तो आप जानते ही हैं। तो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर का है, साथ में वारंट भी उसमें अटैच रहेगा, वो अलग रहेगा, अलग से अटैच रहेगा उसमें। नो इंटरेस्ट इज पेड ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉक इन पीरियड का मतलब है जैसे 4 से 7 साल में रिडीम करना है तो 4 साल लॉक इन पीरियड हो गया, उसके बाद रिडीम करना शुरू करेंगे। तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा लॉक इन पीरियड के दौरान। प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट विल बी पेड आफ्टर लॉक इन पीरियड इज ओवर। ये 4 से 7 साल जो लिखा है ना, इसमें शुरू के 4 साल को आप लॉक इन पीरियड मान लो, फिर उसके बाद 5वें साल, 6वें साल, 7वें साल में रिडीम करेंगे हम, तो लॉक इन पीरियड में कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा। फिर जब 5वें, 6वें और 7वें साल में रिडीम करेंगे ना, तब प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट हम लोग आपको पे करेंगे लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद। डिटैचेबल वारंट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर विद इन नोटिफाइड पीरियड। तो डिटैचेबल वारंट जो है वो बाद में फिर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे नोटिफाइड पीरियड के अंदर। तो ये स्पेशल प्रीमियम नोट हो गया बेटा, यूनिक पॉइंट है तो आज देख लीजिएगा। तो स्पेशल प्रीमियम नोट एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो 2 पार्ट में रहता है बेटा। एक तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के फॉर्म में रहेगा, ओके, उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना रहता है, लेकिन जो लॉक इन पीरियड रहेगी ना 4 साल मान लीजिए, उसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा। फिर वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की एक एक इंस्टॉलमेंट पे होती जाएगी आपकी लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद, ठीक है। साथ में उसमें एक डिटैचेबल वारंट रहेगा, उसको आप अलग कर लो और वो बाद में फिर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर। नेक्स्ट है राइट नोट ऑन इन्फ्लेशन बॉन्ड
और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, इन्फ्लेशन बॉन्ड और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। इन्फ्लेशन बॉन्ड क्या होता है? दीज आर द बॉन्ड इन विच इंटरेस्ट रेट इज एडजस्टेड फॉर इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट इज एडजस्टेड फॉर इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, हेंस इन्वेस्टर गेट्स इंटरेस्ट फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरेस्ट रेट 11% है और इन्फ्लेशन रेट 5% है तो इन्वेस्टर को 16% मिलेगा। तो इन्फ्लेशन बॉन्ड जो है ना, नाम से समझिएगा, इसमें आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के अलावा जो इन्फ्लेशन रेट होगा ना उतना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ताकि इन्फ्लेशन मतलब आपको आपकी जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट के बराबर रहे, इन्फ्लेशन के बराबर आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। तो इन्फ्लेशन फ्री आपकी कमाई होगी, राइट। फ्लोटिंग रेट नोट बेटा अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, उसको मैंने एकदम डॉक्यूमेंट कर दिया है। वेयर इंटरेस्ट रेट इज नॉट फिक्स्ड एंड इज अलाउड टू फ्लोट डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। तो जब इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता, बदलते रहता है मार्केट कंडीशन के अनुसार, तो उसको फ्लोटिंग रेट बॉन्ड कहा जाता है। दिस हेज इन्वेस्टर, दिस यानी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, हेज इन्वेस्टर अगेंस्ट वॉलेटिलिटी इन द इंटरेस्ट रेट। तो ये इन्वेस्टर्स को हेज करता है, प्रोटेक्ट करता है जो वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में उससे। ये बेटा मैंने आपको जो अभी कोर्स कंप्लीट करवाया ना, ये आपका सेकंड और फर्स्ट स्टडी मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, थर्ड क्वेश्चन 4 3 3 भी रहते हैं, थर्ड क्वेश्चन इधर और के फॉर्म में रहता है तो वो भी 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, मतलब 4 3 3 4 4 2 ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं। उसमें थर्ड पार्ट इधर और के फॉर्म में रहता है। तो 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं। और आप ये मान के चलना बेटा कि आपके ये तीनों क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड जो आपका स्टडी मॉड्यूल है उसके बेस पे रहेंगे। तो मैंने आपका सेकंड मॉड्यूल पूरा खत्म कर दिया है। फर्स्ट मॉड्यूल का 50% पोर्शन आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है। फर्स्ट मॉड्यूल में थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, तो ये आपका और खत्म हो जाएगा ना, तो आपकी स्टडी, आपकी जो 10 मार्क्स की थ्योरी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड मॉड्यूल मैंने पूरा खत्म कर दिया है, फर्स्ट मॉड्यूल 50% करीब खत्म हो गया है। अब फर्स्ट मॉड्यूल का जो बचा हुआ पोर्शन है, थोड़ा सा पोर्शन है, वो मैं आपका और करवा देता हूं, तो आपका एफएम की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। उसमें मैंने एक क्वेश्चन अभी लिखा है, इसको मैं इस लेक्चर में और कंप्लीट करवाता हूं। थ्योरी क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट। व्हाट इज एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट। आंसर होगा एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट। नंबर 1, एजेंसी प्रॉब्लम इज द चांस दैट मैनेजर, बेटा यहां पर वो प्रिंसिपल और एजेंट वाला एजेंट बिल्कुल मत लिखिएगा इस क्वेश्चन के आंसर में। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, ये पता है किन की बात कर रहा है बेटा, ये कॉर्पोरेट लेवल की बात कर रहा है। ये जो कंपनी में जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हैं ना, जो होल टाइम डायरेक्टर रहते हैं ना, वो लोग रहते हैं कंपनी के एजेंट की तरह, और प्रिंसिपल हो गई कंपनी। तो ये उसकी बात कर रहा है। ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें एजेंसी प्रॉब्लम में एजेंसी शब्द का मतलब निकालिएगा जो डायरेक्टर्स वगैरह रहते हैं कंपनी के, न कि नॉर्मल जो प्रिंसिपल एजेंट रहते हैं। तो एजेंसी प्रॉब्लम इज द चांस दैट मैनेजर में प्लेस पर्सनल गोल अहेड ऑफ द गोल ऑफ ओनर। तो एजेंसी प्रॉब्लम का मतलब है ये प्रॉब्लम कि जो मैनेजर हैं, मैनेजर का मतलब यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, उनको समझिएगा। जो मैनेजर हैं वो अपने पर्सनल गोल को कंपनी या ओनर के गोल से आगे रख सकते हैं। हमारी कमाई होनी चाहिए भैया, तो ये एजेंसी प्रॉब्लम है। हर जगह आप बोल सकते हो एजेंसी प्रॉब्लम। जैसे कोई मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर अगर अपने को, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, पब्लिक को पीछे रख के अपने पर्सनल गोल को आगे कर दे, तो ये वो प्रॉब्लम हो गई। तो यहां पर एजेंसी प्रॉब्लम का मतलब है जब मैनेजर अपने
पर्सनल गोल को आगे रख देते हैं ओनर के गोल के मुकाबले, इट इज कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम लीड्स टू एजेंसी कॉस्ट। अब दो पार्ट में है क्वेश्चन, एजेंसी प्रॉब्लम भी है, एजेंसी कॉस्ट भी है। तो एजेंसी प्रॉब्लम की वजह से एजेंसी कॉस्ट उत्पन्न होती है। एजेंसी कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट बोर्ड बाय शेयर होल्डर टू मॉनिटर द मैनेजर एंड कंट्रोल दियर बिहेवियर सो दैट शेयर होल्डर वेल्थ इज मैक्सिमाइज्ड। एजेंसी कॉस्ट का मतलब है एडिशनल कॉस्ट इनकर होना। एडिशनल कॉस्ट मतलब जो होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजर है, उनको आप सैलरी पे कर रहे हो, वो तो आप पे कर ही रहे हो। उसके अलावा एडिशनल कॉस्ट इनकर होना किस चीज में? टू मॉनिटर द मैनेजर, मैनेजर्स को मॉनिटर करने में, मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग करने का हमेशा क्या मतलब होता है जानते हैं? किसी की गतिविधियों पर नजर रखना। आपके पेरेंट्स आपकी गतिविधियों पर नजर रखते होंगे तो वो आपकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक्सेल के हम लोग डायरेक्टर, मान लो एक्सेल के स्टाफ पे नजर रखते होंगे तो हम उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो टू मॉनिटर द मैनेजर, एजेंसी कॉस्ट का मतलब है एडिशनल कॉस्ट लगना मैनेजर को मॉनिटर करने में एंड कंट्रोल दियर बिहेवियर, एंड कंट्रोल दियर बिहेवियर, और उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने में, सो दैट शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमम हो सके। तो एजेंसी प्रॉब्लम क्या हो गई बेटा? मैनेजर अपने पर्सनल गोल को कंपनी के गोल से आगे रख दे। एजेंसी कॉस्ट क्या हो गई? एजेंसी प्रॉब्लम के कारण एजेंसी कॉस्ट रह जाती है। एजेंसी कॉस्ट बोलते किसको बेटा? मैनेजर को मॉनिटर करने में, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने में जो एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, मैनेजर को मॉनिटर करने में, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने में जो एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, वो एजेंसी कॉस्ट हो गई। जनरली एजेंसी कॉस्ट आर ऑफ 4 टाइप। एजेंसी कॉस्ट, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है MBOS। मॉनिटरिंग में खर्चा, बॉन्डिंग में खर्चा, अपॉर्चुनिटी में खर्चा, स्ट्रक्चरिंग में खर्चा। स्टडी में इतना ही लिखा हुआ है बेटा, 4 पॉइंट लिखे हुए हैं कि एजेंसी कॉस्ट 4 टाइप की हो सकती है। मेरे को लगता है कि मॉनिटरिंग में खर्चे का मतलब है कि उनको मॉनिटरिंग करने में खर्चा, बॉन्डिंग मतलब उनको जवाबदार करने में खर्चा, उनको और नए नए अवसर देना कि भैया तुम ईमानदारी से काम करोगे तुमको नए अवसर मिलेंगे, और उनकी स्ट्रक्चरिंग मतलब उनको उनका लेवल बढ़ाना धीरे धीरे, वाइस प्रेसिडेंट फिर प्रेसिडेंट वगैरह। तो ये आपका एजेंसी प्रॉब्लम और एजेंसी कॉस्ट हो गई। थैंक यू दोस्तों, मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप आगे इसको और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आई हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको अगली बार करेक्ट कर लूँगा। थैंक यू।